ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे मॉक टेस्ट 2 की। इसके पहले हम लोग मॉक टेस्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और मॉक टेस्ट 2 के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो अधिकार हमारा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है, तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखिए। ये कह रहा है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है, वो कौन सा है? द्वारा अवरोधित वो कौन सा अधिकार है? वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। ये इसका आंसर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान में अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका समान आवास का अधिकार, यानी सबको घर देना, क्या ये हमारा अधिकार है? समानता का अधिकार, क्या ये हमारा अधिकार है? धर्म पालन करने का अधिकार, क्या ये हमारा अधिकार है? और स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे अधिकार तो हैं। समानता का अधिकार है, धर्म पालन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है कि सबको एक जैसे घर गवर्नमेंट देगी, ये हमारे यहाँ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान आवास का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लेखा यानी कि मतलब संसद यानी कि पार्लियामेंट, लेखा के लिए वोट आवश्यक कब होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। ठीक है, जब ये आशा नहीं होती है कि ये पारित हो जाएगा सामान्य सीमा के अंदर, तब ये क्या हो जाता है? लेखा के लिए वोट की आवश्यकता होती है। फिर आपसे पूछ रहा है कि फिस्कल पॉलिसी, जिसको हिंदी में राजकोषीय नीति कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं वो जो ऑप्शन में नहीं रहेगा। फिस्कल पॉलिसी का सबसे पहला तो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट दें, यानी कि पूर्ण रोजगार दिया जाए। प्राइस स्टेबिलिटी हो, प्राइस स्टेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं मूल्य स्थिरता। फिर है नेक्स्ट कि धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। ठीक है, और लास्ट में इसका है कि फिस्कल पॉलिसी का क्या एम नहीं होता है? क्या एम नहीं होता है? कि इंटर स्टेट ट्रेड को रेगुलेट करना फिस्कल पॉलिसी का एम नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंटर स्टेट को भी रेगुलेट कर सकती है फिस्कल पॉलिसी, तो नहीं। इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका निगमित कर प्राप्तियां। नेक्स्ट है लाभांश तथा लाभ। तीसरा है विनिवेश प्राप्तियां और चौथा है ब्याज प्राप्तियां। तो निगमित कर प्राप्तियां हैं, लाभांश तथा लाभ है, विनिवेश प्राप्तियां नहीं है और ब्याज प्राप्तियां हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनिवेश प्राप्तियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? यानी कि यहाँ पे 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। 5 ईयर प्लान पे मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, मेक श्योर आप इसे देखें। तो हॉलीडेज़ की अवधि का क्या थी, यानी कि अवकाश की अवधि क्या थी 5 ईयर प्लान्स में? 1966 से लेके 1969 तक की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नाबार्ड कब आता है? नाबार्ड कब घोषित किया जाता है? नाबार्ड आता है आपका 1982 में। और नाबार्ड का उद्देश्य क्या होता है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड को लाया जाता है 1982 में। फिर क्वेश्चन है कि डिसइन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? विनिवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन यानी कि विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण। इसके प्रथम अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण।
फिर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। इंडिया का TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम लोग 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2.4 रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला दिवस क्या साक्षरता वाला जिला क्या था। तो ये था सरचिप, और सरचिप कहाँ है आपका, मिजोरम में है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग जिला की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोग किस डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वो सरचिप में थे, और सरचिप कहाँ है आपका, मिजोरम में है। फिर है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति थी, यानी सबसे ज़्यादा SC लोग कहाँ पर थे। SC लोग सबसे ज़्यादा आपके 2001 के अनुसार, एक की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है। ठीक है, अजैविक यानी कि इनऑर्गेनिक प्रदूषक कौन है, तो ये हैं आपके आर्सेनिक। फिर नेक्स्ट, भारत वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ संस्था कहाँ स्थित है। वाइल्ड लाइफ संस्था आपकी स्थित है, इंडियन वाइल्ड लाइफ संस्था देहरादून में स्थित है, देहरादून में। ओके, फिर इंडिया में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा खोला गया, तो ये भी आप सबको पता होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला गया। फिर उसके बाद है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो कौन से राज्य में है, वो त्रिपुरा है, कि त्रिपुरा तीनों साइड से अपने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। तो वो कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं वो तीनों। फिर है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। इलाहाबाद नहीं है, बनारस नहीं है, ना ही पटना है, सबसे बड़ा शहर है कानपुर। वैगई नदी का स्रोत कौन सी पहाड़ी को कहते हैं, वैगई नदी का स्रोत है आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ हैं वैगई नदी, वैगई नदी, इसको लिख देती हूँ मैं, वैगई नदी। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम करना है। ककिनारा है, विरुद्धनगर है, चन्नापट्टा है, चन्नापटना है, और भदोही है। तो भदोही का सभी लोग जानते होंगे, भदोही का कारपेट होता है। ठीक है, ककिनारा का जूट होता है। फिर आपको बस 2 देखने हैं, विरुद्धनगर और चन्नापटना का। तो विरुद्धनगर का क्या होता है, विरुद्धनगर का जूट हो जाएगा, और चन्नापटना का क्या हो जाएगा आपका सूती या रेशम के वस्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुस्थल, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट से आपको मैच करना है। तो एशिया में कौन सा डेजर्ट है, एशिया में गोबी डेजर्ट है। अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है, अफ्रीका में कालाहारी है। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका में मोजावे है, और साउथ अमेरिका में अटकामा डेजर्ट है। ठीक है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में अटकामा है। तो ये मैच द कॉलम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, किससे संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर आपका किससे संबंध है, रिंग ऑफ फायर आपका अर्थक्वेक से संबंध है, वॉल्केनो से संबंध है। पैसिफिक ओशन में एक एरिया, उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। लेकिन किससे संबंध नहीं है, तो जल की आग से संबंध नहीं है, जो इसका लिटरल मीनिंग है कि अगर कोई आग है उससे संबंध है, तो नहीं, उससे संबंध नहीं है। ये संबंध है अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से और पैसिफिक ओशन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।